नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी। चाइल्ड कस्टडी को लेकर कई मिथ्स हमारे माइंड में रहते हैं कि चाइल्ड कस्टडी को यदि हम फाइल करते हैं तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखें। अक्सर ऐसा होता है कि लीगल बैटल में जब कस्टडी केस फाइल होता है तो वहाँ पर वाइफ की अमूमन की टेंडेंसी होती है कि आप पर आरोप लगा देवे। वो आरोप क्या क्या होते हैं कि मेरा पति और उसका परिवार दहेज का लोभी है, या मेरा पति चरित्रहीन है, या मेरे पति के कहीं अवैध संबंध है, या मेरा पति इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऑन द कॉन्ट्रोडिक्टरी वाइफ अपने आप को बहुत ही अच्छे परिवार की, बहुत ही सुशील परिवार की महिला दर्शित करती है। अक्सर ये होता है कि वाइफ को काउंटर करने के लिए आप भी वाइफ पर जो है एलिगेशन लगा रहते हो। जो सबसे भारी भूल जो है इन केसेस में हमारी होती है। साथियों, एक बात आप समझ लो, चाइल्ड कस्टडी मीन्स बच्चे की अभिरक्षा। ऐसा बच्चा जो कानून की निगाह में माइनर है। सबसे जो प्राइम फैक्टर है वो है चाइल्ड का वेलफेयर, कि हम बच्चे का भला कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब भी चाइल्ड कस्टडी की ड्राफ्टिंग करें तो वहां पर किन किन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, और ऐसी कॉमन गलतियां जो अक्सर हम करते हैं जिस कारण इन केसेस को हम लोग हार जाते हैं। साथियों, चाइल्ड कस्टडी में जब भी आप आगे बढ़ें तो सबसे पहले आपको करना है फाउंडेशन वर्क। एक सामान्य भाषा में हम लोग कहेंगे होमवर्क या बेसिक वर्क जो हमें करना है टू विन द कोर्ट केस। साथियों, अक्सर ये होता है कि फाउंडेशन वर्क किए बगैर जल्दबाजी में इमोशन के तहत हम लोग एडवोकेट के पास पहुंचते हैं, जल्दबाजी में ड्राफ्टिंग करते हैं और अल्टीमेटली फाउंडेशन वर्क को किए बगैर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब आप लोग मकान बनाते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप लोग नींव को जो है मजबूत करते हो। मैक्सिमम पैसा जो है मकान बनने का वो खर्च होता है फाउंडेशन वर्क में। तो ऐसा ही वर्कआउट चाइल्ड कस्टडी में होता है। अगर आपका फाउंडेशन कमजोर है तो आप किसी भी रूप में चाइल्ड कस्टडी बैटल को जो है वो जीत नहीं सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कोर्ट प्रोसीडिंग सबमिशन। कि सबमिशन तो दे दिया पर उस पर इफेक्टिवली वर्कआउट करना कैसे है कि चाइल्ड कस्टडी केस में हमें सक्सेस मिले। ये होता है पड़ाव नंबर 2। इसको अपन डिस्कस करेंगे खुल के अगली वीडियोस के अंदर, पर अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं प्राइमरी स्टेप्स को कि जो हमें ध्यान में रखने हैं वाइल कंटेस्टिंग और वाइल सबमिटिंग द चाइल्ड कस्टडी केस। तो पहला तो हो गया फाउंडेशन वर्क और दूसरा है कोर्ट प्रोसीडिंग। इसका भी जो है हमें ध्यान में रखना है कि कैसे सबमिशन करना है, कैसे हमें अपीयरेंस देनी है, जिससे हमारी क्या क्वेरी हो सकती है और हमारे केस में हमारी बातों का कितना नेगेटिव असर आ सकता है। ये सब आता है कोर्ट प्रोसीडिंग में। तीसरा इसी का पार्ट है ट्रायल प्रोसीडिंग या रिप्लाई। ये यूजुअली जो है वाइफ फाइल करेगी। अब वाइफ क्या, इसमें वही जो आरोप मैंने बताया आपको कि आप लोग चरित्रहीन हो या आपके अवैध संबंध हैं, आप इकोनॉमिकली शटर्ड हो, आप लोग दहेज के लोभी हो, इस तरह की बातों को लिखते हुए वो ये प्रयास करेगी कि अल्टीमेटली आपका जो क्लेम है वो डिफिट हो। एक बात दिमाग में रख लेना आप कि अगर वाइफ इन आधारों पर रिप्लाई कर रही है तो आपको जवाब उल जवाब, इट इज कॉल्ड रिब्यूटल और रीजॉइंडर आपको देना पड़ेगा। और इसके प्रोविजन जो हैं ये हैं ऑर्डर 8 रूल 9 सीपीसी में, साथ में हम 151 सीपीसी को भी जरूर ऐड करेंगे। और रिप्लाई जो फाइल होगा ये फाइल होगा एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ ऑर्डर 8 रूल 1 सीपीसी। यहां पर एक बात दिमाग में रखनी है कि वाइफ के पास कुल टाइम है 30 दिन का रिप्लाई करने का, पर अगर वो रीजनेबल कॉस्ट शो करती है कि वो 30 दिन में रिप्लाई क्यों नहीं पेश कर पाई तो इस टाइम को 90 दिन ऐड करके एक्सटेंड कर सकते हैं उस बेसिक 3 दिन में। तो कुल मिला के बात समझने की ये है कि हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा रिप्लाई फाइलिंग में या ट्रायल प्रोसीडिंग में। और जब वो रिप्लाई फाइल होगा ऑन द फॉल्स ग्राउंड तो हमें उसके रिब्यूटल के लिए, उसके रीजॉइंडर के लिए भी रेडी रहना होगा। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन। उसमें आप अपना पक्ष रखेंगे विद द एविडेंसेस और वाइफ जो है अपना पक्ष रखेगी विद द एविडेंसेस। और सबसे आखिरी स्टेज जो होता है ये होते हैं आर्ग्यूमेंट, जो कि
कस्टडी के क्लेम को जो है तय करवाते हैं कि कस्टडी का क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। पर इसके साथ साथ 2 IA या एक एप्लीकेशन के फॉर्म में इसको हम कह सकते हैं, ये भी जो है फाइलिंग होती है, जिसमें हम लोग टेम्पररी कस्टडी भी मांग सकते हैं और विजिटिंग राइट्स भी जो है मांग सकते हैं। टेम्पररी कस्टडी का प्रोटोकॉल जो है टोटल डिफर है फ्रॉम द परमानेंट कस्टडी। हियर यू हैव टू स्पेसिफाई टू द ऑनरेबल कोर्ट कि आपके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है। अगर प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो ही कोर्ट टेम्पररी कस्टडी को जो है अलाउ करेगा। मैंने रिसेंटली केस जो है देखा था, वहां पर एक ऐसा प्ले लिया गया जो काफी इंपॉर्टेंट था। क्या प्ले लिया गया कि वाइफ और उसके घर वालों को जो है वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। रिसेंटली कोरोना डिजीज जो है काफी बढ़ रही है, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो दे आर गोइंग टू इंडेंजर द चाइल्ड। तो वहां पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो क्यों ना टेम्पररी कस्टडी जो है दे दी जाए पिताजी को। तब भी वाइफ ने जो है वैक्सीनेशन नहीं करा और अल्टीमेटली फादर को जो है इसका बेनिफिट मिला। तो ऐसे ग्राउंड्स जो आपके केस में रीजनेबिलिटी शो कर सकते हैं, एक ऐसी स्थिति को दर्शित कर सकते हैं कि वाइफ की अभिरक्षा या उसकी माता की अभिरक्षा उस बच्चे के लिए कैसे डेंजरस है, कैसे उसके राइट्स को वो अफेक्ट कर रही है और कैसे वो मनमर्जी जो है करी हुई है। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे दिमाग में और भी आता है कि जहां पर पत्नी जो है अपने पति से झगड़ा करते हुए, जो बच्चा है करीबन 2 साल का, उसको वैक्सीनेट नहीं करवा रही है। बच्चा जो है परेशान है कि वैक्सीनेशन जो है उसके लिए जरूरी है, पर इसके बावजूद भी अपने घमंड के चलते वो लगातार रिफ्यूजल कर रही है। पति पैसे भेज रहा है, उसको भी रिफ्यूज कर रही है। तो वहां पर भी एक अच्छा ग्राउंड है टू क्लेम द टेम्पररी कस्टडी की। अगर ऐसी मां को बच्चा दिया गया या बच्चा उसकी अभिरक्षा में रखा गया तो डेफिनेटली बच्चे के राइट्स जो है वो अफेक्ट करेगी ही करेगी। इसके अलावा साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो है वो है विजिटिंग राइट्स का भी, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि विजिटिंग राइट्स एक ऐसी रेमेडी है जो बाउंडिंग जो है एक पिता और उसके बच्चे के बीच में उसको जो है इंपाउंड करके रखती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। यूजुअली क्या होता है इन कस्टडी मैटर्स, ये प्रक्रिया जो है फॉलो करनी पड़ती है। इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो प्राइमरी की क्या है कि अगर विजिटिंग राइट्स नहीं मिले, हम बच्चे से इनिशियल स्टेज पर नहीं मिले, तो वहां पर हमारी बॉन्डिंग जो है वो वीक होगी। तो हमें विजिटिंग राइट्स की एप्लीकेशन पर भी जोर देना होगा और वो अर्जी ड्राफ्ट कैसे करनी होती है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। तो साथियों, कुल मिला के आज की वीडियो में हम एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं कि जब भी हम चाइल्ड कस्टडी केस फाइल करेंगे तो वहां पर हमारे 3 एजेंडा होंगे: टू ड्राफ्ट द एप्लीकेशन फॉर द परमानेंट कस्टडी, टू ड्राफ्ट द एप्लीकेशन फॉर द टेम्पररी कस्टडी, टू ड्राफ्ट द एप्लीकेशन फॉर द विजिटिंग राइट्स। और इसके साथ साथ एक बात आप दिमाग में रख लें कि एक रिसेंट लॉ माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, जहां पर स्पष्ट किया गया है कि चाइल्ड कस्टडी क्लेम्स को तय करने में कोर्ट को जल्दबाजी करनी होगी। अगर लंबा टाइम लगा और बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो गई या लंबा टाइम लगने से हम बच्चे से उसके पिताजी को नहीं मिला पाए तो अल्टीमेटली बच्चे के राइट्स भी अफेक्ट होंगे, उसके पिता के राइट भी जो है अफेक्ट होंगे। तो कुल मिला के ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हमें दिमाग में रखना है। अब हम इसका आगे की वीडियोस में करेंगे एफिशिएंट पोस्टमार्टम। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।